बिहार विधानसभा में काम करने वाली एक लड़की, बड़ा की खूबसूरत। कहने वाले कहते हैं कि विधानसभा में बड़े बड़े नेता उसकी निगाह भर को तरसते थे। पसंद का आलम यह था कि उसके घर नेताओं का आना जाना हर वक्त लगा रहता था। अचानक एक रात उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है। एक डॉक्टर को लिए एक बड़े नेता का बेटा उसके घर पहुंचता है, लेकिन उस कमरे में नहीं जाता है जहां पर लड़की सोई हुई थी, बल्कि वो एक अहाते में बैठ जाता है और डॉक्टर लड़की के कमरे में पहुंचता है। एक गुनगुने पानी की गिलास मंगवाई जाती है पानी की, और उसमें दवाई मिलाई जाती है और लड़की को पिला दी जाती है। डॉक्टर लड़की की मां को कहता है कि सुबह तक बेटी ठीक हो जाएगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब सुबह हुई तो नजारा अलग था। घबराहट तो नहीं थी, लेकिन पूरे पटना की सड़कों पर एक सन्नाटा था। चौराहों पर चर्चाओं का भंवर था, क्योंकि उस विधानसभा वाली सुंदर लड़की की मौत हो चुकी थी। ये कोई आम मौत नहीं थी। सामान्य मौत होती तो 4 घंटों के भीतर उस लड़की की लाश को दफन नहीं कर दिया जाता। मौत के ठीक बाद दो डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनते। बिहार सरकार के 2 मंत्री और 40 विधायक मुख्यमंत्री को धमकी नहीं देते। धमकी यह कि मामला खुला तो सरकार गिरा देंगे। दाल में कुछ तो काला था। यह कहावत भी दम तोड़ चुकी थी, क्योंकि पूरी दाल ही काली लग रही थी। पूरी विधानसभा लपेटे में थी। बिहार के बड़े बड़े नेताओं के कुर्तों पर धब्बा लगने वाला था। हाथ पैर फूलने लगे थे। कौन थी ये लड़की जिसकी मौत को छिपाने के लिए बिहार से लेकर दिल्ली तक की सरकार लग गई? क्या थी उस लड़की की कहानी जिसकी मरी हुई देह को जमीन से खोदकर दोबारा निकाला गया? और वो अफसर कौन था जो पूरी सरकार के दबाव को धत्ता बताते हुए नेताओं की धरपकड़ में लग गया? और जब सूबे के मुख्यमंत्री ने उस अफसर को फोन किया तो सामने से जवाब मिला, सर इस मामले में मत पड़िए, ये ऐसी आग है कि हाथ आपका भी जल जाएगा। एक ऐसा दौर जब बिहार मानो कत्लगाह बन गया हो, तब एक अदना सा एएसपी सूबे के मुख्यमंत्री को यह बात क्यों कह रहा था, हाथ मत लगाइए जल जाएंगे? यह कौन सी आग थी जो मुख्यमंत्री इस कत्ल की जांच को लेकर इतने फिक्र में थे? क्योंकि इस आग का धुआं बिहार विधानसभा से निकला था और लपटें उनके घर भी पहुंच रही थी, जहां फलदार कुर्ता गांठे मारे बड़े बड़े नेताओं को लिए बैठा था। चिंगारी की जद यह थी कि डीजीपी ने यह कह दिया कि नेताओं के बेटों को गिरफ्तार करना क्या इतना आसान है? तो क्या इसी नेता से पूछताछ हुई? क्या 42 साल बाद भी यह राज पता चल सका कि उस लड़की की हत्या किसने की थी? कौन सा रहस्य था जिससे पर्दा उठ जाने की सूरत में लोकतंत्र का बलात्कार होने का डर दिखाया गया? नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण कुमार है और आप देख रहे हैं न्यूज टू इंडिया की ये स्पेशल कहानी। आज की कहानी में बिहार में हुए सबसे सनसनीखेज बॉबी मर्डर केस की कहानी। एक लड़की के मर्डर की कहानी जिसे छिपाने के लिए पुलिस से लेकर सीबीआई तक के हाथ में सियासी हथकड़ी लगा दी गई। तो चलिए मैं आपको इस कहानी की ओर लेके चलता हूं जो पूरी तरह से फिल्मी है। एक लड़की, एक पुलिस अफसर, थोक के भाव में विधायक, कई मंत्री, विधान परिषद के एक पूर्व अध्यक्ष, खूब सारे फोन कॉल्स। कहानी के हर पन्ने पर एक फोन कॉल है। जैसे ही आप सोचेंगे कि चलो अब कहानी सीधी होने लगी, तब एक फोन की घंटी बज जाएगी और इस कहानी में फिर से एक नया मोड़ आ जाएगा। तो हम भी आपको इस कहानी की शुरुआत एक कॉल से ही करते हैं।
जो आई थी 9 मई 1983 के दिन पटना के तत्कालीन एएसपी किशोर कुणाल को इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े एक पत्रकार हेमेंद्र नारायण का फोन आता है। हेलो ना हाय, कुछ नहीं, सीधे एक सवाल, सर पटना में कोई सनसनीखेज मर्डर हुआ है क्या? कुणाल जवाब देते हैं, मेरा वायरलेस हमेशा खुला रहता है, लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। दूसरी ओर से कुणाल को बताया जाता है कि सचिवालय थाना क्षेत्र में एक लड़की की हत्या कर दी गई है। मामले में कई बड़े नेताओं का नाम आ रहा है। एएसपी हक्के बक्के रह जाते हैं। फोन काट तुरंत उन्होंने इलाके के दूसरे अफसरों को फोन घुमा दिया, लेकिन उन अधिकारियों को भी किसी हत्या की जानकारी नहीं थी। निर्देश मिला कि पूरे पटना में धुआं है, यानी कहीं ना कहीं आग तो जरूर लगी होगी, पता कीजिए। अधिकारियों ने अगले दिन यानी 10 मई को रिपोर्ट एएसपी के टेबल पर दे मारी। पता चला कि एक लड़की थी, विधानसभा में काम करती थी, नाम बॉबी, उसकी मौत हो गई। शब्द पर गौर कीजिए, अधिकारियों ने बताया था कि उसकी मौत हो गई है, यानी हत्या का जिक्र नहीं था। हत्या और मौत में यही फर्क है। पता यह भी चला कि लड़की ईसाई थी, इसलिए एक कब्रिस्तान में उसे दफन भी कर दिया गया। इससे ज्यादा कोई और जानकारी नहीं थी, लेकिन अगली सुबह इस केस से जुड़े कुछ दफन राज अखबारों के पन्नों पर दर्ज हो गए। 11 मई 1983 का दिन रोज की तरह एक सामान्य सी सुबह शहर में वही गाड़ियों की पैपों, चाय की टपरियों पर चेंचे और उस सभा का शोर कुछ अलग था, क्योंकि आज और प्रदीप नाम के अखबारों में फ्रंट पेज पर एक तड़कती भड़कती खबर छपी थी। उसी बॉबी की हत्या की खबर छपी और हड़कंप मच गया। इतना कि एएसपी किशोर कुणाल को एक एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, जिसमें बॉबी की मौत को अननेचुरल डेथ बताया गया। मुकदमा लिखे जाने के बाद शुरू की तफ्तीश एक तफसील की तरह शुरू हुई। जिंदगी मौत में बदल गई थी। कई सियासी टोलों पर नजर टिकी हुई थी। इस मौत की गॉसिप पूरे बिहार में, पूरे पटना में हो रही थी। बॉबी का असल नाम था श्वेता निशा त्रिवेदी। उसे जानने वाले लोग बेबी कहा करते थे और पसंद करने वाले बॉबी। उम्र थी 35 साल। इंदिरा गांधी गुट की विधायक और विधान परिषद की स्पीकर रही राजेश्वरी सरोज दास की गोद ली हुई बेटी। असल माता पिता कौन थे किसी को नहीं मालूम। कहें कि जिन्हें पता था उन्होंने कभी बताया ही नहीं। इंडिया टुडे मैगजीन में 15 जून 1983 को छपी खबर, जिसमें बॉबी कॉलेज ड्रॉप आउट बताई गई। शादीशुदा थी, पहली शादी टूट चुकी थी, दूसरे पति के साथ उसके 2 बच्चे थे, लेकिन ये जानकारी नहीं मिल सकी कि ये दोनों पुरुष आखिर थे कौन। बॉबी की हत्या के बाद जितनी मीडिया रिपोर्ट्स छपी या जितनी भी चर्चाएं हुई, उन सभी चर्चाओं में उसका सबसे बड़ा परिचय था उसकी खूबसूरती। सायन कुणाल द्वारा लिखी गई अपने पिता पटना के तत्कालीन एसपी किशोर कुणाल की जीवनी दमन तक्षों में से एक खूबसूरती ठीक ठीक शब्द बैठता है कि यही बॉबी के लिए बेस्ट था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। कई लोगों ने राज कपूर की सुपरहिट फिल्म बॉबी की नायिका के नाम पर श्वेत निशा का नाम बॉबी रख दिया था। यह भी कहा जाता था। तब से ही इसी नाम से जानी जाने लगी। उस पर मर मिटने की तमन्ना रखने वाले कुछ एक जुनूनी शख्स आपसी बातचीत में उसे पाटलिपुत्र की नगर वधू भी पुकारते थे। विधानसभा के बहुत सारे माननीय सदस्य उसके रूप पर लट्टू हो गए थे और उसके इर्द गिर्द
चक्कर लगाते थे, उसकी एक नजर पड़ जाने पर नेता निहाल हो उठते थे। उसकी एक दृष्टि पर सृष्टि के सभी सुखों को दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। श्वेत निशान के नेत्रों में अद्भुत मोहक शक्ति थी। उसकी वाणी में कहा जाता है कि वो चाशनी थी। चर्चाएं चली कि ये बॉबी पर फिदा नेताओं की ही देन थी कि उसे बिहार विधानसभा ऑपरेटर की नौकरी मिल गई। यानी विधानसभा में ऑपरेटर भी नेताओं ने ही लगा दिया। आरोप लगे कि सिर्फ उसे नौकरी देने के लिए ही प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज को अस्थायी तौर पर विधानसभा में शुरू कराया गया। कुछ वक्त बाद जब यह समाप्त हो गया तो बॉबी को सचिवालय में संपादक के पद पर बहाल कर दिए। सोचिए, एक कॉलेज ड्रॉप आउट को सचिवालय में संपादक की नौकरी दे दी गई। विधान परिषद की स्पीकर रही राजेश्वरी सरोज दास की गोद ली हुई बेटी होने की वजह से उससे मिलने वालों का तांता लगा रहता था। पॉलिटिकल कनेक्शन और उसकी सुंदरता ने नेताओं का एक चक्र बॉबी के चारों तरफ घूमता रहता था। नेता भी उसके आगे पीछे, मंत्री भी, सब आगे पीछे। और जब जांच चली तो सब जांच के घेरे में। और सचिवालय की नौकरी कर रही लड़की क्यों मौत के घाट उतार दी गई, यह सवाल बहुत बड़ा था। लेकिन विधानसभा आने जाने और इसी बीच नेताओं की पार्टियों में जाने का सिलसिला चलता था। बॉबी नेताओं की हर पार्टी में पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनी रहती थी। जहां भी वह खड़ी होती थी नेताओं का गोला बन जाता था। लेकिन अचानक 8 मई को उसकी कहानी बदल जाती है। बदलती क्या है, बल्कि पूर्ण विराम लग जाता है। पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हमेशा के लिए मिट गया। बॉबी की अचानक मौत हो गई। उसकी मौत पर पहले तो सन्नाटा छा जाता है, लेकिन यह एक सियासी तूफान की ओर इशारा करने वाला सन्नाटा था। और जो तूफान आने वाला था उसमें सियासी रस्सी पर लटके कितने ही सफेद कुर्ते उड़ने वाले थे, क्योंकि यह किसी आम लड़की की मौत नहीं थी। एक हाई प्रोफाइल नाम, जिसका नाम कई मंत्रियों, विधायकों से जुड़ा हुआ था। एक ऐसी महिला के मरने के लिए 4 घंटे के भीतर दफन कर दिया गया। और तो और एक ही लड़की की मौत के लिए 2 डेथ सर्टिफिकेट बना दिए। दोनों ही डेथ सर्टिफिकेट राजेश्वरी सरोज दास ने पुलिस को जांच के दौरान दिए थे। इसमें से पहला मृत्यु प्रमाण पत्र विधानसभा के डॉक्टर के झा द्वारा जारी किया गया, जिसके मुताबिक मृत्यु का संभावित कारण इंटरनल ब्लीडिंग बताया गया। दूसरा सर्टिफिकेट इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर ने बनाया था, जिसमें लिखा था कि बॉबी की मौत सुबह 4:30 बजे हार्ट अटैक से हुई थी। जबकि विधानसभा वाले डॉक्टर झा ने कहा था कि उनकी मौत सुबह 4 बजे हुई तो है, लेकिन कारण अलग था कि एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो गई। कहानी अलग अलग तरह से हुई। जब मरी हुई बॉबी का डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर झा बना रहे थे, तब डॉक्टर अशोक के मुताबिक वो जिंदा थी और आधे घंटे बाद उसने आखिरी सांस ली। इस टाइमिंग के मैच ना होने से पता चल गया था कि दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिलाने की जुगत चल रही है। इसी दूध का और पानी का मिलाप नहीं हुआ और मामले की जांच खुल गई। जांच के लिए सबसे जरूरी था बॉबी का पोस्टमार्टम, फुल प्रूफ रिपोर्ट, जिससे मौत की वजह पता चल सके। लेकिन विडंबना यह थी कि बॉबी की लाश को पहले ही दफन कर दिया गया था। ऐसे में एएसपी कुणाल कपूर ने, क्षमा कीजिए, किशोर कुणाल ने बॉबी की लाश को कब्र से बाहर निकलवाया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो एएसपी साहब भी सन्न रह गए, क्योंकि रिपोर्ट में कुछ भी असामान्य नहीं था। एएसपी को
बात समझ आ गई। लाश जमीन के नीचे थी, इसलिए काफी हद तक डिकम्पोज हो चुकी थी, इसलिए पोस्टमार्टम से कुछ खास पता नहीं चल पाया। ऐसे में एक फैसला लिया गया, तय हुआ कि बॉबी के शरीर का फिर से फॉरेंसिक लैब भेजा जाए, यानी शरीर के इंटरनल और बड़े ऑर्गन जैसे फेफड़ों, हृदय, अमाशय, जननांग की जांच हो। हफ्ते बाद बिसरा टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई। नतीजा चौंकाने वाला आया। रिपोर्ट बता रही थी कि बॉबी के मेलाथियन नाम का एक जहर दिया गया जो उसकी बॉडी में पाया गया, और ये एक फास्फोरस कीटनाशक था। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस सोच में पड़ गई कि आखिर बॉबी को जहर किसने दिया और क्यों दिया। इन सवालों के कान चौक चौराहों पर चल रही गॉसिप की ओर खुल रहे थे। जांच हर सुबह शाम को जब चाय पीते लोग जहां भी, तो मंत्री विधायकों से संबंध की थ्योरी चलती, लेकिन पुलिस की जांच गॉसिप से कहीं और थी। ऐसे में पुख्ता सबूत तलाशने की जरूरत थी, जिसके लिए पूछताछ करनी पड़ती। तो पूछताछ से पहले पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज कर लिया, क्योंकि पुलिस को यह भरोसा हो चुका था कि बॉबी की मौत सामान्य नहीं हुई है। केस को दर्ज हो गया, लेकिन पूछताछ में खुद पुलिस डिपार्टमेंट के आला अधिकारी रोड अटका रहे थे। किताब दमन तख्तों का में दर्ज है कि तत्कालीन डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी डीआईजी नरेंद्र नारायण सिंह की मनाही की वजह से ना किसी की गिरफ्तारी हुई, ना ही किसी से पूछताछ हुई, क्योंकि इस मामले में शक के घेरे में ज्यादातर नेता थे। इसीलिए तत्कालीन डीजीपी ने कहा कि जब तक पुख्ता केस नहीं बन जाता तब तक ना ही किसी नेता से पूछताछ की जाए, ना ही कोई गिरफ्तारी हो। स्टेट पुलिस के टॉप अधिकारियों का यह रवैया साफ बता रहा था कि वे कानून के लंबे हाथों को नेताओं के गिरेबान से दूर रखना चाहते हैं। भले ही उनके द्वारा सबूत क्यों ना हो, भले ही इंसाफ दम क्यों ना तोड़ दे, लेकिन पुलिस ये जान चुकी थी कि बॉबी को जहर देकर मारा गया है और यह सब एक साजिश के तहत हुआ है। लेकिन उसे अभी 2 सवालों के जवाब तलाशने थे। कौन, क्यों? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की जुगत शुरू होती है और कहानी में एंट्री होती है 3 लड़कों की, जो राजेश्वरी सरोज के आउट हाउस में रहते थे। पटना एएसपी ने तय किया कि नेताओं से भले पूछताछ ना हो पाए, लेकिन इस केस से जुड़े बाकी दूसरे लोगों से पूछताछ जरूर होगी। फिर यह तीनों लड़के तो उसी घर में रहते थे जहां पूरी कहानी को अंजाम दिया गया। तो पुलिस को लगा कि इन्हीं से पूछताछ करेंगे तो नेताओं के खिलाफ ठोस सबूत मिल सकेगा। इसीलिए उन तीनों लड़कों की खोज शुरू हुई। पता चला वो तीनों अपने गांव चले गए हैं, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि ये तीनों लड़के आखिर किस गांव के हैं। ये काफी अजीब बात लग रही थी। जो लड़के किसी के घर में रहते थे, उस घर के हर काम में मदद करते थे, उन्हें ही नहीं पता कि वो लड़के किस गांव के और कहां के रहने वाले हैं। पूरा प्लॉट फिल्मी, जहां गवाह गायब, सबूत पर्याप्त नहीं, पुलिस के हाथों में सियासी हथकड़ी। तो कहीं आप ये नहीं सोच रहे कि कहानी फिर से सीधी हो गई। पुलिस के लिए यह केस अंधेरी सुरंग बन गया। तो जब ऐसा लगने लगा, ठीक उसी वक्त फोन बज गया। पता चला कि उन 3 में से एक लड़का आउट हाउस में लौट आया है। 15 दिनों तक बाढ़ जो होने के बाद लड़का मिल गया। लड़के का नाम था निर्भय कुमार। निर्भय पटना के अनुग्रहण नारायण कॉलेज यानी एनएन कॉलेज में 12वीं क्लास का स्टूडेंट था। पुलिस ने निर्भय को धर लिया। पूछताछ शुरू हुई। पहला और सबसे अहम सवाल पूछा गया, बताओ 7 मई की रात क्या हुआ था। निर्भय ने उस रात की पूरी कहानी बयां कर दी। निर्भय ने जो कहानी पुलिस को सुनाई उसमें एक नया किरदार जुड़ गया, नाम त्रिशूलधारी सिंह, जो एक टेलीफोन ऑपरेटर था। पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। अब उससे पूछताछ शुरू हुई तो 2 प्रत्यक्षदर्शी पुलिस के हाथ लग गए। केस मजबूत हो चुका था। पुलिस ने दोनों गवाहों को जुडिशियल मजिस्ट्रेट सूर्यकांत मिश्र के सामने पेश किया। 25 मई 1983 की तारीख दोनों गवाहों ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया, जिससे पता चला कि आखिर 18 मई को दरमियानी रात, क्षमा कीजिए 8 मई को दरमियानी रात क्या हुआ था। त्रिशूलधारी ने बताया कि 7 मई की बात है। राजेश्वरी सरोज दास को फोन पर बात हुई। उनसे पूछा कि मेरे भाई की नौकरी का क्या हुआ। उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। कहा तुम्हारी दीदी की तबीयत खराब हो गई है। इसी बीच हमारे रिसेप्शन पर फोन आया कि कोई दोस्त आया है। मैं तुरंत बाहर गया तो देखा कि डॉक्टर विनोद कुमार गाड़ी लेकर खड़े थे। डॉक्टर विनोद एनएन कॉलेज के सामने ही रहते थे।
मैं उन्हें पहले से जानता था। डॉक्टर साहब ने हमसे कहा कि आपकी दीदी बेबी की तबीयत खराब है, साथ चलिए। एम्बेसडर कार में हम दोनों निकले, स्पीकर साहब के डेरे के सामने पहुंचे। वहां स्पीकर के बेटे रघुवर झा इंतजार कर रहे थे। फिर रघुवर झा भी हमारे साथ गाड़ी में बैठ गए। वहां से हम लोग स्ट्रेन रोड क्वार्टर नंबर 111 पहुंचे। यह राजश्री सूरजदास का एड्रेस था। त्रिशूलधारी के बयान के मुताबिक रघुवर झा गाड़ी में ही बैठा रहा। डॉक्टर और वो घर के अंदर गए। डॉक्टर ने घर के नौकर निर्भय कुमार से पानी मंगाया, पानी में ग्लूकोज घोला, साथ में एक दवाई मिलाई। पानी बेबी को पिलाया गया। डॉक्टर ने कहा सुबह तक बेबी ठीक हो जाएगी। इसके बाद तीनों वहां से चले गए, लेकिन सुबह जब हुई तो बेबी ठीक नहीं हुई बल्कि मर गई। त्रिशूलधारी ने कोर्ट को बताया था कि 11 मई को मैंने बेबी की खबर अखबार में पढ़ी। मैं सूरजदास के घर गया। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो जमाना बहुत खराब है, तुमने मेरे यहाँ मत आया जाया करो। शाम को रघुवर झा ने टेलीफोन किया और हमसे कहा कि बेबिया का नाम पेपर में आ गया है, कहीं भी कोई पूछे तो हमारे बारे में कुछ नहीं कहना। रघुवर झा ने मुझे धमकी दी और कहा अगर बात खुल गई तो हम रहेंगे या तुम। बकौल त्रिशूलधारी 5 मई को बेबी यानी बॉबी ने फोन पर रोते हुए बताया था कि आजकल उसकी पहचान करुणेश्वर सिंह के नाम के शक में बढ़ गई है। इसी वजह से रघुवर झा उसे काफी तंग कर रहा है। त्रिशूलधारी सिंह ने जो बातें कोर्ट में कही वही बातें निर्भय कुमार ने बताई। दोनों का बयान मैच कर गया। निर्भय ने कोर्ट में ही बताया था कि इस घटना के करीब 1-2 महीने पहले स्पीकर साहब से लड़के रघुवर झा के साथ बेबी का झगड़ा हुआ था। यह झगड़ा क्यों हुआ था पता नहीं, लेकिन बेबी ने खुद हमसे कहा था रघुवर झा को उससे खतरा है। निर्भय ने यह बात भी बयाई कि राजश्री सूरजदास के घर में मंत्री विधायक आते जाते रहते थे, बेबी से भी मिलते थे। बेबी स्पीकर के घर कभी कभी जाती थी। निर्भय और त्रिशूलधारी ने जो गवाही दी उसमें एक नाम सामने आया, रघुवर झा। ये शख्स आखिर कौन था? रघुवर झा कांग्रेस के बड़े नेता और बिहार विधानसभा के स्पीकर रहे राधा झा का बेटा था। राधा झा 1980 से 85 के दौरान बिहार विधानसभा के स्पीकर थे। दोनों गवाहों ने बॉबी मर्डर केस में बताया कि बॉबी कई बार स्पीकर के घर जाया करती थी जहां रघुवर झा रहता था। इससे ठीक उल्ट भी होता था। कई मंत्री और विधायक बॉबी के घर आते थे। बहाना होता था राजश्री दास से मिलने का, वो बॉबी से भी मिलते थे। ये सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए, कहानी आगे बढ़ती रही। केस में सत्ताधारी पार्टी के सफेदपोश शामिल थे। यही वजह थी कि तब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा था कि मुख्यमंत्री पुलिस को अपराधियों को गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं दे रही है, क्योंकि वह सत्तारूढ़ पार्टी के राजनीतिक आका हैं। इसी वजह से बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे कर्पूरी ठाकुर ने उस वक्त इस हत्या की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी। लेकिन दिलचस्प है कि जब विपक्षी नेताओं से लेकर खुद आईपीएस किशोर कुणाल सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, तब इस मांग को इग्नोर कर दिया गया। लेकिन जैसे ही पुलिस ने कोर्ट में गवाहों का बयान दर्ज करा दिया, एएसपी कुणाल ने राजश्री सूरजदास का भी बयान कोर्ट में दर्ज करा दिया और यह मामला एकदम पानी की तरह साफ हो गया। यानी अब आरोपियों की गिरफ्तारी करने की बारी थी। तब अचानक बिहार सरकार में बॉबी मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। आखिर क्यों? सवाल है कि जब स्टेट पुलिस जांच पूरी कर चुकी थी तब सीबीआई के पास इस केस को क्यों ट्रांसफर किया गया? पहले तो खुद सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को ठेंगा दिखा दिया, लेकिन जैसे ही जांच पूरी हुई इसे सीबीआई के डेस्क पर पटक दिया गया। लेकिन क्यों? किसे बचाने की कोशिश हो रही थी और बचा कौन रहा था? क्या ये सब बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के इशारे पर हो रहा था? वाक्य क्या है? कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज होने के ठीक बाद 2 मंत्री 40 विधायक मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। सीएम पर दबाव डाला गया, कहा गया मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। किशोर कुणाल की किताब से यह पता चलता है कि उन्होंने एक पत्रकार को फोन कर बताया था कि मंत्री और विधायकों ने सीएम को धमकी दी है और मिश्र को धमकाया गया कि अगर जांच सीबीआई के हवाले नहीं की गई तो उनकी सरकार गिरा देगी। अब यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है, मंत्री और विधायकों को यह कॉन्फिडेंस कैसे मिला कि सीबीआई जब मामले की जांच करेगी तो ये लोग बच जाएंगे? क्या सेंट्रल जांच एजेंसी के ऊपर कोई किसी तरह से किसी नेता को पूरी तरह यकीन था? तो ये कहानी थी बॉबी मर्डर केस की और नेताओं पर लगने वाले धब्बे की। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल के साथ जुड़े रहें।
हमें सब्सक्राइब करें, कोशिश करूंगा इससे बेहतर